सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ऑनलाइन क्लास का आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के पाठ 1 में हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने वर्णों के उच्चारण, उनके नियमों व वर्णों के निर्माण का अध्ययन किया था। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जाना कि वर्णों के सार्थक मेल से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ें पाठ 4 शब्द विचार। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करता है। वो साधन कोई भी भाषा हो सकती है। विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन भाषा है। भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ अवश्य होता है, जिसे शब्दकोश में देखा जा सकता है, जैसे घर, पानी, नदी, किताब आदि। इन सभी से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, अतः ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों को यदि रघ, दनी, नीपा आदि के रूप में लिखें तो अर्थ की अभिव्यक्ति ना करने के कारण ये शब्द नहीं कहलाएंगे, जबकि ये भी उन्हीं वर्णों के मेल से बने हैं। जैसा कि बच्चों अभी हमने अध्ययन किया कि अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसी भी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, और भाषा जो है वाक्यों और शब्दों से मिलकर बनती है, और वर्णों के सार्थक मेल से नए शब्दों का निर्माण होता है। बच्चों, सार्थक का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, यानी कि जिन वर्णों को जोड़कर हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे उनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होगा। और यदि इन शब्दों को उल्टा अगर हम करके लिखते हैं, जैसे अगर घर हमने शब्द लिखा घा धन रा और घर बना, और इसको अगर हमने उल्टा करके लिखा रा धन घा रघ, तो रघ जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात वो निरर्थक शब्द है। ये शब्द भी वर्णों के मेल से बने हैं, परंतु इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। अतः कहा जा सकता है एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं शब्द भंडार। किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। किसी भाषा के शब्द भंडार के शब्दों की गिनती करना या सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि भाषा में नित्य नए नए शब्द बनते रहते हैं और कुछ शब्द निरंतर प्रयोग में ना आने के कारण हट जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द भंडार को हम उसकी गिनती, उनके शब्दों की संख्या नहीं गिन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द और पद। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों का अस्तित्व वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों के अनुशासित हो जाता है। अर्थात जब हम शब्दों को अकेले पढ़ते हैं तो उसका अपना एक अर्थ होता है, लेकिन जब उन्हीं शब्दों को पिरोकर हम नए शब्द उनको वाक्यों में सजाते हैं तो उन शब्दों का अस्तित्व जो होता है, वो शब्द जो होते हैं उन वाक्यों में लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार ही बोले और लिखे जाते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पदों के रूप में क्योंकि स्थायित्व नहीं होता, इसलिए शब्दकोश में उनको स्थान नहीं दिया जाता। शब्दकोश में शब्दों का संग्रह होता है,
पदों का नहीं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। हम जानेंगे कि शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं। पहला, उत्पत्ति या स्रोत का आधार। दूसरा, व्युत्पत्ति या रचना का आधार। तीसरा, अर्थ का आधार। चौथा, प्रयोग का आधार। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार का आधार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, स्रोत शब्द का अर्थ है मूल या उद्गम स्थान। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया है, उसका मूल रूप क्या है आदि के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। बच्चों, हमने जाना कि शब्दों का वर्गीकरण भी 5 वर्गों वर्गीकृत किया गया है, 5 वर्गों में, और जिसके अंतर्गत पहले वर्ग को उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों में वर्गीकृत किया गया है, और उसके आधार पे भी इसके कुल 5 भाग होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, पांचवा संकर। जो अब हम समझेंगे तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् धन सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। यहाँ उसके से आश संस्कृत भाषा से ही है। अतः हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द संस्कृत शब्दों के समान हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको जैसे वो हैं उसी प्रकार से उनको हिंदी भाषा में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, कर्म, ज्येष्ठ, नासिका, श्वास आदि। जैसा बच्चों उच्चारण से हमें समझ में आ रहा होगा कि ये सारे संस्कृत शब्द हैं, परंतु इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में जैसे वो बोले जाते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी तत् धन भव 2 शब्दों के मेल से बना है, जिनका अर्थ है उससे उत्पन्न। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, काम, बड़ा, नाक, सांस आदि। जिस प्रकार से बच्चों हमने तत्सम शब्द में पढ़ा, इन्हीं शब्दों को हमने संस्कृत भाषा के शब्दों के रूप में प्रयोग किया। ये सब कौन से शब्द हुए? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द में इनको हमने हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग किया है, ये संस्कृत ही शब्द के हिंदी रूप। तो हम जान सकते हैं कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द जैसे वो हैं उसी प्रकार से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द वो हैं जो हिंदी भाषा के शब्द हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में ही किया जाता है। से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अग्नि तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हुआ आग। ओष्ठ तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द हुआ होठ। बच्चों, इसका तीसरा भाग है देशज शब्द। जो शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों, बोलियों आदि के प्रभाव से विकसित हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं है। जैसे लोटा, झोला, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, फावड़ा, खड़ाऊ, ठोकर, भोंदू आदि देशज शब्द हैं। जिस प्रकार से बच्चों हर एक देश की अपनी भाषा होती है या हर प्रांत की एक बोली होती है, ये देशज शब्द ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में या प्रांतीय क्षेत्रों में जो साधारण जनसाधारण की बोली है, जो बोलचाल की भाषा है,
उससे विकसित हुए हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब चौथा है विदेशी शब्द। समय समय पर भारत में अनेक विदेशी आए जो अपने साथ अपनी भाषाएं लाए। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द आए हैं और आज हिंदी के अपने अपने बन गए हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हिंदी जो है वो शुद्ध भाषा नहीं है, वो कई भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें संस्कृत के शब्द भी आते हैं, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्दों में जैसे अंग्रेजी शब्द कप, कार, स्कूल, कॉलेज, टेलीफोन आदि। अरबी भाषा के शब्द आज़ाद, इशारा, औरत, जुर्माना आदि। फारसी भाषा के शब्द आसमान, कारीगर, कमर, जहर आदि। तुर्की भाषा तोप, लाश, चाकू, कैंची आदि। पुर्तगाली गमला, गोदाम, तौलिया, मेज आदि। चीनी शब्द चाय, इलायची, लीची। फ्रांसी शब्द काजू, कारतूस, अंग्रेज आदि। अब इसी का पांचवा भाग है सकर शब्द। बच्चों अब हम जानते हैं कि सकर शब्द क्या है। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को सकर शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे सजावट, कक्ष, ये दो शब्दों के मेल से बना है। सजावट, धन, कक्ष। सजावट जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है और कक्ष जो है वो संस्कृत भाषाओं का शब्द है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि संकर शब्द वो होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। जैसे वर्ष, गांठ। वर्ष, धन, गांठ। वर्ष जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ जो है हिंदी भाषा का शब्द है। टिकट, घर। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। तो बच्चों हमने जाना कि शब्दों के वर्गीकरण में पहले वर्ग के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 वर्ग होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और सकर शब्द। अब हम जानेंगे दूसरा वर्ग, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कोई शब्द कैसे बना अर्थात किस शब्द की संरचना कैसे हुई, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 वर्गों में या 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगऋण शब्द। तो आइए बच्चों हम पहला पढ़ते हैं ऋण शब्द। जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके टुकड़े या उसके खंड करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घर, फूल, पेड़, पशु, पुस्तक आदि। वास्तव में ये मूल शब्द होते हैं अर्थात इनकी रचना किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं होती। बच्चों जैसा हम जानते हैं कि पेड़ का कोई दूसरा शब्द नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं जो उसी के समान होते हैं, परंतु ऋण शब्द जो होते हैं उनके टुकड़े करने पर भी उसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं निकलता है। तो अब दूसरा इसका भाग पढ़ेंगे यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं और उनके टुकड़े करने पर भी टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति एक शब्द हुआ जो 2 शब्दों के मेल से बना है, राष्ट्र धन पति। पाठशाला, पाठ धन शाला अर्थात
पाठ का अपना अर्थ है पढ़ना और शाला का अर्थ है स्थान, अर्थात पढ़ने का स्थान। उपयुक्त सभी शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं। इनमें प्रत्येक शब्द या शब्दांश का एक अर्थ है। इन शब्दों के अर्थ को मिलाकर ही मुख्य शब्द का अर्थ निकलता है, अतः ये सभी यौगिक शब्द हैं। तो आइए बच्चों, अब इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं, योगरूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलचर, चारपाई, हिमालय, नीलकंठ, पीतांबर, घर वाला आदि। उपयुक्त चित्रों में दिखाई गई सभी चीजें जलज हैं। जलज अर्थात पानी में मिलने वाली या पानी में रहने वाली, क्योंकि ये सभी जल में उत्पन्न हुई हैं। किंतु जलज शब्द इन सब में कमल के लिए ऋण हो गया, इसलिए जलज ऋण योग शब्द है। इसी प्रकार चारपाई यानी चार पायों वाली, किंतु हर वस्तु जिसके चार पाए हों चारपाई नहीं कहलाती। ये शब्द खाट के अर्थ में ऋण हो गया है। ऐसे ही हर बर्फ के घर को हिमालय नहीं कहते, बल्कि भारत के उत्तर में स्थित एक विशिष्ट पर्वत के अर्थ में ये शब्द ऋण हो गया। नीलकंठ, पीतांबर, घर वाला भी इसी प्रकार के शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी योग ऋण शब्द हैं। तो बच्चों, हमने शब्दों के वर्गीकरण के दूसरे भाग व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसके 3 और मुख्य भाग होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। तो आशा करती हूँ बच्चों, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब शब्दों के वर्गीकरण का तीसरा भाग अर्थ के आधार पर हम दूसरे भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।